नाज़रीन, हमें इस सेगमेंट में मरूफ मैशदान डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने ज्वाइन किया, हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। सर, मैं सवाल में एक बुनियादी शुरू आगाज़ करता हूँ कि इस सारी जो एक नॉइज़ है पॉलिटिकल, और जो एक पॉलिटिकल हलाबलू जिसे आप कह सकते हैं, उसके पीछे सबसे अहम स्टोरी तो इकॉनमी की है, और उसमें आज जो खबरें आई हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं। सोयाबीन के हमारी वहाँ पे शिपमेंट्स पड़ी हैं, हम निकलवा नहीं सकते, इंतहाई इम्पोर्टेंट एलसीज़ नहीं खुल रही। और लेकिन हमें मिनिस्टर जो हैं ये बता रहे हैं, मुसद्दिक मलिक साहब का मैं देख रहा था कि देयर इज़ नो ख़तरा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप कैसे देखते हैं, क्या ये स्टोरी ओवरटेक नहीं कर जाएगी उस तमाम डिन या सेंसलेस नॉइज़ जो हम सियासी देख रहे हैं? आप कैसे देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट के तौर पर डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल यही है कि देखिए, जो ख़तरा इस वक्त है कि हम अपने बाहर के जो हमें पेमेंट्स करने हैं वो बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब आप ये देखिए कि हैरत अंगेज़ कमी आई है कुछ चीज़ों में। आपको हैरत होगी शायद सुन के कि जो हमारी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके जो प्रॉफिट है वो जो बाहर वो अपने हेड क्वार्टर्स को बेचते हैं, उसमें 95% कमी आई है। अब आप ये सोचिए कि इस तरह तो वाज़े हो चुका है बाहर के इन्वेस्टर्स को कि पाकिस्तान में अब पैसा लगाना नामुनासिब है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो फ़र्क पैदा हो चुका है रुपए की कदर में, आपके ओपन मार्केट रेट और आपका फ्लोटिंग जो ऑफिशियल रेट है वो इतना बढ़ चुका है कि रेमिटेंसेस में कमी आ रही है, लोग डाइवर्ट कर रहे हैं पैसे। आप ये देखिए कि बहुत से एक्सपोर्टर्स भी अपनी रेवेन्यूज कम बता रहे हैं। इस तरह के जो हालात हो रहे हैं वो यकीनन इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रिजर्व्स जो कि बहुत कम हो चुके हैं, तकरीबन सिर्फ $7 अरब रह गए हैं, और उसमें से कुछ पैसे ऐसे हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया का जो डिपॉजिट है उन्होंने इसी कंडीशन में रखा है कि वो डिपॉजिट रहेगा, और IMF का प्रोग्राम जारी रहेगा तो वो रहेगा। तो लिहाजा देखिए, हम सब बहुत परेशान, हमारे मुल्क के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं। और मैं ज़रा एक फ़र्क आपको बता दूं कि 1998 में जब हम हुकूमत में थे और फाइनेंस पोर्टफोलियो कुछ वक्त मेरे पास था, उस वक्त मुल्क में सियासी हालात बहुत अच्छे थे, और सारी जो सियासी ताकतें हैं और अवाम सब मिलजुल कर इस बात पे तय हो चुका था कि हम अब एक्सप्लोजन करेंगे जो भी हो जाए। इस तरह की पॉलिटिकल कंसेंसस और स्ट्रेंथ इस वक्त चाहिए ताकि हम सख्त इक़दाम ले सकें और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की कोशिश फ़ौरन से फ़ौरन करना शुरू करें। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आप हमेशा इन चीज़ों की निशानदेही करते रहे, एक अरसे से हमारी रहनुमाई करते रहे, लेकिन बनती है कि हुकूमत के चेहरे पे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। पिछले चंद दिनों से हर तीसरा आदमी सवाल कर रहा है एमरजेंसी क्या होती है और डिफ़ॉल्ट किसी का मुल्क करना क्या होता है। अगर आसान लफ्ज़ों में इस 22 करोड़ आवाम सुन रही है, ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाएं एमरजेंसी में क्या क्या होगा, और खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट करते हैं, यहाँ जो इकानमी माशी एमरजेंसी है, ये है क्या चीज़ें? बात दरअसल ये है कि खुदा न खास्ता अगर हमें मुश्किलात पेश आएँ, बाहर के जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, इंपोर्ट की फाइनेंसिंग और जो कर्ज़े हमने लिए हैं उनके वापसी, तो फिर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक तरह से बाहर से सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाए, और आपको इंपोर्ट करने में बेशुमार दिक्कतें पेश आएंगी। मैं आपको अगर मुनासिब समझें तो 2-3 मुल्कों का एग्जाम्पल दे दूं। इस वक्त बहुत से तकरीबन पाकिस्तान के अलावा 24 और मुल्क ऐसे हैं जो दिवालिया के करीब हैं। उनके मैं आप कुछ 2-3 एग्जाम्पल दूं कि क्या होता है जब आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। श्रीलंका का देख लीजिए एग्जाम्पल।
पिछले साल डिफॉल्ट होने से कुछ दिन पहले तक सालाना उनके अफरात ज़र की रफ्तार 70 से तकरीबन 90% तक पहुंची। हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से इस वक्त पहले 6 महीने में तकरीबन 6 महीने से 5 महीने में एक कमी कोई इतनी ख़ास नहीं आई है, तकरीबन 10%। खुदा न खास्ता अगर आप डिफ़ॉल्ट की तरफ ज़्यादा तेज़ी से चले जाते हैं तो अफरात ज़र की रफ्तार बहुत बढ़ती है, रुपए के कदर में बेशुमार कमी आती है और साथ साथ आप इंपोर्ट नहीं कर पाते तो बेसिक एसेंशियल आइटम्स की सख्त कमी शुरू हो जाती है। कुछ अरसा श्रीलंका में एक खतरा पेट्रोल का मौजूद नहीं था। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक हालात हो सकते हैं। इसलिए मिलजुल कर फॉर गॉड सेक हमारी सियासी ताकतें और इस्टेब्लिशमेंट वगैरह खुदा के लिए इमरजेंसी की तरफ जाएं और इमरजेंसी इस तरह से हो कि एक कंसेंसस के बेसिस पर कुछ ऐसे इक़दाम लिए जाएं जिससे हालात कुछ बेहतर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी सबमिशन है फिर एक एमरजेंसी जो बैंक में होते हैं, एमरजेंसी और करेंसी बहरान की भी खबरें आ रही हैं, इनकी ज़रा थोड़ी सी आसान लफ्ज़ों में रहनुमाई फरमा दें। बहरान ये हो सकता है कि देखिए खतरा जो है आपके रिजर्व्स जब सिर्फ 1 महीने के लेवल पे रह जाते हैं बरामदात को फाइनेंस करने के लिए, तो ये तो तकरीबन जैसे, और उसमें भी मैंने पहले आपसे कह दिया है कि कुछ रिजर्व्स ऐसे हैं जिनको हम फ़ौरन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो होता यह है कि करेंसी में बेशुमार तेज़ रफ्तारी से कमी आना शुरू हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है करेंसी। अब जिस तरह देखिए 180 रुपए से 350 रुपए तक पहुंच गई श्रीलंका की करेंसी 1 साल के अंदर। तो इसलिए आपको इमरजेंसी प्रोविजंस इसलिए होते हैं कि कुछ आपको टफ किस्म के लॉज भी लाने पड़ते हैं, आपको अपने जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं उनको सख्त करना पड़ता है, आपको मुख्तलिफ जो चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, अब देखिए स्मगलिंग हो रही है करेंसी की अफ़गानिस्तान की तरफ, उसे रोकना है, उसके लिए सख्त इक़दाम लेने हैं। तो इमरजेंसी में प्रोविजंस ये होते हैं कि आप सख्त से सख्त इक़दाम ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी यानी मैं अभी फेडरल मिनिस्टर जनाब मुसद्दिक मलिक साहब को भी सुन रहा था, ये कैसे कह रहे हैं कि ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब कि वो कौन से फौरी इक़दाम हैं, अगर ये कंसेंसस, अव्वल तो कंसेंसस लग ही नहीं रहा, विक्टिमाइजेशन लग रही है अपोजिशन की बुरी तरीके से, तो ये तो सोच का आलम है मेरे ख्याल में। लेकिन क्या वो मेजर्स हो सकती हैं जिनको फौरी तौर पर अडाप्ट करके हम इस रॉट को रोक सकें? सबसे पहले हमने अपने दरामदात को इस हद तक खोल दिया है, हर दरवाज़ा खुला हुआ है। हमने अपने जो ड्यूटीज़ हैं, टैरिफ जिसे कहते हैं, आपको हैरत होगी पिछले 20 साल में हमने जो सबसे बड़ा टैरिफ होता था पाकिस्तान में, 93 में मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, उस वक्त जो इंपोर्ट टैरिफ था वो 120% मैक्सिमम था। आज मैक्सिमम टैरिफ 20%। हमने दरवाजे खोल दिए हैं और हमारे टैरिफ हिंदुस्तान में 18% एवरेज, बांग्लादेश में 14% एवरेज, हमारे यहाँ 10% एवरेज। हमने तो दरवाजे खोल दिए, हर तरह के इंपोर्ट पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आपको थ्रू प्रॉपर टैरिफ मैकेनिज्म, थ्रू प्राइसिंग आपको रेगुलेट करना है। इस वक्त ये एलसीज पर रोकने का सिलसिला बिल्कुल नामुनासिब है, इसलिए कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आर्बिट्ररी है, कोई पॉलिसी के तहत नहीं। आप जिसको चाहे रोक रहे हैं, जिसको चाहे छोड़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको पॉलिसीज लाने हैं। एक्सचेंज रेट में जो फर्क आपने पैदा कर दिया है कि आपका ऑफिशियल रेट 224 के करीब है और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्लैक मार्केट में ये 250 उससे भी ज्यादा जा चुका है। तो ये गैप बंद करना है, इसलिए कि इस गैप की वजह से आपके रेमिटेंसेस कोलैप्स हो गए हैं, आपके एक्सपोर्ट अर्निंग्स कम हो गए हैं। तो ये 2-3 सख्त इक़दाम लेने हैं, एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिव देने हैं,
और इंशाल्लाह अगर आपने एक्सपोर्टर्स को बेहतर एक्सचेंज रेट दिया तो एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है जिस तरह पिछले साल हुआ। तो ये अर्जेंट इमीडिएट मेजर्स हैं, फौरन लें ताकि तिजारती खसारा कम हो। डॉक्टर साहब गुजारिश है, पहले मिफ्ता इस्माइल साहब इसहाक डार पर तनकीद कर रहे थे, 2-3 रोज आए तो उन्होंने कहा तमाम जिम्मेदारी मिफ्ता इस्माइल साहब है, इसहाक डार साहब का कहना था। और दूसरा वो कह रहे थे IMF की मुझे परवाह नहीं है, जाते हैं तो जाएं। क्या IMF को पीछे करके हम आगे निकल सकते हैं, मुल्क में इस बहरान से निकल सकते हैं? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हम सब नहीं चाहते कभी कि IMF पाकिस्तान में आए और सख्त इक़दाम को हमें प्रेशर डाले। देखिए, इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिट वर्दीनेस ना होने के बराबर हो चुकी है। हमारे क्रेडिट रेटिंग्स बेतहाशा गिरा दिए गए हैं। सिर्फ हमारे पास एक छतरी है IMF की जिससे एक मैसेज जाता है इंटरनेशनल लेंडर्स को कि पाकिस्तान इज फॉलोइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल पाथ। उस लिए आपको शायद थोड़ी सी सपोर्ट मिले। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक वगैरह, जो हमें काफी पैसा देते हैं, वो जिस दिन IMF प्रोग्राम खत्म हुआ उस दिन वो चले जाएंगे। तो लिहाजा हमें मजबूरन इस वक्त बहुत सख्त IMF की छतरी की जरूरत है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हम कोई नहीं चाहते कि IMF प्रोग्राम हो, मगर इमरजेंसी है, हालात बेतहाशा खराब है, आपकी स्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। जी जी गो है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्लीड जहाँ हुई है इकॉनमी, तो अब लॉन्ग टर्म मेजर्स हो सकते थे। 475 बिलियन रुपीस हमने के इलेक्ट्रिक को दिए, दैट प्राइवेटाइजेशन फ्लू ऑन आवर फेस। इसी तरह IPPs में हमारी खौफनाक ब्लीडिंग है। हमारे जो मिलिट्री के एक्सपेंडिचर्स हैं उससे भी ज़्यादा हमारा जो है वो सर्कुलर डेट है। तो ये जो ब्लीड हुई है इकॉनमी और हो रही है, क्या इसको रोकने की ज़रूरत है या रुक सकती है ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर? रुक सकती है, ये डिसीजन आप ले लें। देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जो बेशुमार तकरीबन 85 एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जो कमर्शियल काम करते हैं, उन पर जो बोझ बजट पे पड़ रहा है, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, तकरीबन 1700 अरब है, जबकि हमारा डिफेंस का बजट जो पिछले साल था 1450 अरब के करीब। तारीख में पहली दफ़ा डिफेंस बजट से भी ऊपर हमारे जो खर्चे हैं सब्सिडीज वगैरह ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। यू हैव टू लॉन्च ए मेजर प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। अब यह मैं मानता हूं कि आप KSC के केस में नामुनासिब डिसीजन लिया, मगर अब वक्त आ गया है कि जो लॉस मेकिंग आपके एंटरप्राइजेस हैं और काफ़ी बेशुमार हैं इस वक्त, वो अगर मोनोपोलीज नहीं हैं और कंपटीशन में हैं तो उनको आप मेरे ख्याल से तो डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेटाइज करें। और दूसरी तरफ आप कोशिश ये करें कि बाहर से किसी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह करके इन इदारों को बचाने की और उनको थोड़ा सा प्रॉफिटेबल करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों से हमने लिस्ट तो बना ली है कि ये आइटम्स जो प्राइवेटाइजेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी ज़िम्मन में सवाल है, ज़िम्मन फिर डॉक्टर भट्टी साहब करते हैं। हमने PTC बेचा, आखिरी प्रॉफिट जो मैंने देखा नेट पे 28 बिलियन का था और उसका जो रेवेन्यू था ग्रास वो तकरीबन मेरे ख्याल में 80 बिलियन बनता था। वहाँ इस साल जो मुनाफा हुआ है वो 8 बिलियन का हुआ है और जो मेरी इतला है वो उसकी पुरानी तारें और असासे बेच के प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरीके से जो हमारी जो थी स्टील मिल, उसका आखिरी प्रॉफिट जो है जनरल साहब जब थे, क्या नाम है, क्यूम, तो हमने 5 या 6 अरब या 8 अरब गालबन साल का पोस्ट किया था। तो वी पुश देम इनटू लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज बाय प्राइवेटाइजिंग देम, एम आई राइट? देखिए, बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन से पहले होता यह है कि बेशुमार इदारों में जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बढ़ा दिया जाता है। कराची स्टील मिल इज एग्जांपल ऑफ दिस ओवर एम्प्लॉयमेंट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान में शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी
कि सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग इदारा पब्लिक सेक्टर में कौन है। आप ये सोचिए कि मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको हैरत होगी। The largest loss making entity in Pakistan is the National Highway Authority। कभी किसी ने सोचा था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी इतने लॉस में जाएगी? क्या वजह है? वजह यह है कि आपने मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स जो हैं अपने हाईवे सिस्टम्स की, कम से कम उसकी रिकवरी तो टोल सिस्टम से आप लाने की कोशिश करते, आपने नहीं किया है। और नतीजा ये है कि 20% तकरीबन लॉसेस जो हैं वो एक इदारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वजह से हो गए। इसके बारे में तकरीबन किसी को इस बात का इल्म तक नहीं है कि कौन सा इदारा सबसे बड़ा लॉस कर। ये NHA में ये तो कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से पोस्टिंग मिलती होती थी। यहाँ पे मैं जो कुछ खबरें जानता हूँ, NHA तो सुना है गोल्ड माइन रही है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, इसलिए रही है कि सबसे बड़ा एलोकेशन हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो फेडरल का है वो जाता है हाईवेज को। तकरीबन 20% सिर्फ हाईवेज को जाता है। हाईवेज में माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का बहुत काम होता है, और कंस्ट्रक्शन में तो आपको पता है कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब गुजारिश है, आप जो सही फरमा रहे हैं, जब कंस्ट्रक्शन में एक आप 10 अरब का काम देंगे और 2 अरब रुपया उसमें से कमीशन खा ली जाएगी तो वजन तो सारा पब्लिक पे पाएगा ना। एग्जैक्टली ये मसला है आपके साथ, और इसीलिए तो ये इदारे इतने लॉस में जाते हैं। ये तो सबसे बड़ा मसला है। आज तक बहुत कम लोग, हम तो रिसर्च करने वाली कौम है, तो हमें तो पता है कि कौन सा लॉस मेकिंग अथॉरिटी सबसे ज्यादा। आमतौर पे लोग देते हैं एग्जांपल रेलवे का, जिसका लॉस तकरीबन 50 अरब है, और PIA जिसका लॉस तकरीबन 30 अरब है। मगर आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो बेशुमार पैसे उनके पास प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, सबसे बड़ा लॉस उनका है। डॉक्टर साहब उधर तो मुबैना तौर पे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि रोड बनाओ ना बनाओ पैसे ले लो, इस किस्म की बहुत सारी खबरें हमारे पास आती हैं। और आज आपने हमारी आंखें खोल दी कि असल मगरमच्छ तो कहीं और छुपे हुए हैं और हम इधर उधर देख रहे हैं। ये आपको एग्जाम्पल तो अभी मिला होगा ना, सिंध में जो आजकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि तकरीबन 2 अरब पैसे गायब करती कंस्ट्रक्शन एक केस में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम बात, एक ही थी हमारी इंडस्ट्री जो कुछ हमें फॉरेन एक्सचेंज ला कर देती थी, इस दफ़ा 40% कम होगी मुख्तलिफ वजूहत की बिना पे, कॉटन की जो है, और वो भी हमें पता नहीं 7 मिलियन बेल्स जो हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इसका क्या इम्पैक्ट आएगा एम्प्लॉयमेंट पे और मैशत पे? देखिए, आपका वो टेक्सटाइल सेक्टर है, वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 40% आपके रोजगार लार्ज स्केल इंडस्ट्री में टेक्सटाइल देता है, और एक्सपोर्ट में 60% शेयर है उसका। अब आप ये देखिए कि पिछले 4 महीने में 5 महीने अब तकरीबन आपने कुछ ऐसे अजीब पॉलिसी LCs के खोलने की बनाई हुई है कि जो आपको आर्ट सिल्क एंड रेयन टेक्सटाइल्स चाहिए, कॉटन चाहिए, उनकी इंपोर्ट आपने कम कर दी है बहुत, 30-40%। आप मुझे ये बताइए कि जब इस वक्त आपको कॉटन के तकरीबन 7 से 8 मिलियन बेल्स की जरूरत है, आपने पिछले महीने में कम इंपोर्ट किए, और जो आपके इनपुट्स हैं फॉर एक्सपोर्ट्स, आर्ट सिल्क रेयन वगैरह, वो भी बहुत कम कर दिए आपने। तो आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर अलावा एक प्रोडक्ट के जो अल्लाह के फजल से अभी तक कामयाब है एक्सपोर्ट्स में, एक ही प्रोडक्ट है, और वो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, जिसमें तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। बाकी सारे लाइंस जो हैं वो तकरीबन नेगेटिव में जा चुके हैं, और अब आप देखेंगे कि ये हमारा रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट भी मुतासिर होगा, इसलिए कि इनपुट्स बाहर से जो आने हैं वो नहीं आ रहे। मैं लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब कि ये बताएं कि देखें कौन आंखें खोलेगा। आप देख रहे हैं कि कोई मूवमेंट नहीं थी डिफ़ॉल्ट से पहले श्रीलंका में, और आराम से ख़ानदानों के माबैन जो है म्यूजिकल चेयर इक़्तिदार का चल रहा था। घरों से निकाल के लोगों ने जाके जो किया,
तो डू यू थिंक कि कोई आंखें खोलेंगे और बेटर सेंस प्रिवेल करेगी? आर यू ऑप्टिमिस्टिक? देखिए, बस हम दुआ कर सकते हैं, ये हमारा मुल्क है, हम सब ने अपनी जान और ज़िंदगी गुजारी है इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें हमेशा गाइड करते हैं और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ उन तक पहुंचा दे जो साहिब इख्तियार हैं और हम किसी भी मुश्किल से बच सकें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दीजिए, कल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।